Welcome to you all in the third module of the cost. In previous module we have covered about the what is the average cost, average fixed cost, average variable cost, total fixed cost, total variable cost. In this module we will learn the different properties of average fixed cost, average variable cost and average cost. Let's start with average fixed cost. It is the ratio between total fixed cost and quantity of output. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेशियो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करने पे हमको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिलती है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला होगा AFC इज इक्वल टू TFC बाई Q। Shape of average fixed cost curve is rectangular hyperbola because rectangle made on every point of AFC curve have same area. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की जो प्रॉपर्टी है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में होता है। और इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व पे अगर उसके पॉइंट को लेकर ओरिजिन से लेकर कोई रेक्टेंगल बनाया जाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो हर रेक्टेंगल की एरिया सेम होती है। इस वजह से AFC कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कहा जाता है। डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं। ब्लैक कलर की लाइन जो है वो AFC को रिप्रेजेंट कर रही है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फर्स्ट यूनिट के लिए 12, सेकेंड यूनिट के लिए 6, थर्ड यूनिट के लिए 4, फोर्थ यूनिट के लिए 3, फिफ्थ यूनिट के लिए 2.4 और सिक्स्थ यूनिट के लिए 2 है। अब हम इस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व के पहले वाले पॉइंट को लेते हैं। टॉप वाले पॉइंट को लेकर एक रेक्टेंगल प्लॉट किए जिसकी लेंथ 12 और विड्थ 1 है। अगर हम इस रेक्टेंगल की एरिया फाइंड आउट करें तो 12 इंटू 1 लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होगी 12। जब हम सेकेंड रेक्टेंगल को लेते हैं जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है जिसकी लेंथ जो है वो 6 है और विड्थ जो है वो 2 है, एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 6 इंटू 2 12 आएगा। एक रेक्टेंगल ग्रीन वाले को लेते हैं। ग्रीन वाले रेक्टेंगल की लेंथ 2 है और विड्थ 6 है। तो विड्थ 6 और लेंथ 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया 12 आती है। तो इस तरीके से AFC की ये प्रॉपर्टी होती है कि इस कर्व को लेकर अगर हम x और y एक्सेस को लेकर के एक रेक्टेंगल प्लॉट करें तो किसी भी रेक्टेंगल की जो एरिया होगी वो सेम आती है। इस कारण से AFC कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कहा जाता है। AFC कर्व की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि AFC कर्व एक्सिस को टच नहीं करता। Average variable cost is the ratio between total variable cost and quantity of output. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का रेशियो होता है। तो AVC फाइंड आउट करने के लिए TVC और डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ आउटपुट करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व is U-shaped curve because of application of law of variable proportion. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का जो शेप होता है वो यू शेप्ड कर्व होता है क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अप्लाई होने के कारण ये यू शेप में होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग शुरू में जब हम फैक्टर्स को बढ़ाते जाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ कॉस्ट घटती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के यू शेप होने के पीछे रीजन यही है कि शुरू में कॉस्ट घटती है लेकिन एक लिमिट जब आइडियल फैक्टर रेशियो अचीव हो जाता है उसके बाद वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ने लगती है।
और कॉस्ट के बढ़ने के कारण फर्स्ट पोर्शन जो होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वो फॉलिंग पोर्शन होता है और सेकेंड पोर्शन जो होगा राइजिंग पोर्शन। इसके कारण कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड कर्व होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमेशा एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे ही लाई करता है। तो डायग्राम से देखते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड कर्व है। शुरू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस होती है और एक लिमिट पे पहुंचने के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसके कारण एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप में होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व नेवर टचेज एक्सिस। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एक्सिस को टच नहीं करता। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व is downward sloping from left to right, but it never touches axis. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जैसा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में देखे हैं कि शुरू में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा, फिर धीरे धीरे घटती जाती है और घटती जाती है, लेकिन ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करती। इसके पीछे रीज़न ये है कि एफ सी जो है जीरो नहीं हो सकता। ए एफ सी जीरो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ए एफ सी का फार्मूला है ए एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी बाई क्वान्टिटी। इट मीन्स ए एफ सी इज डिराइव्ड फ्रॉम टी एफ सी। क्योंकि ए एफ सी को टी एफ सी से डिराइव किया जाता है और टी एफ सी कैन नॉट बी जीरो, दैट्स वाई ए एफ सी कैन नॉट बी जीरो। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ए एफ सी टी एफ सी जीरो नहीं होता। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इवन जीरो लेवल आउटपुट पे भी पॉजिटिव रहती है, ये जीरो नहीं होती। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर जीरो नहीं होगी तो उसको क्वांटिटी से डिवाइड करने पे वैल्यू भी जीरो नहीं आएगी। इस वजह से ए एफ सी हमेशा पॉजिटिव रहती है, ए एफ सी भी जीरो नहीं होती और ए एफ सी के जीरो न होने के कारण रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व एक्सिस को टच भी नहीं करता। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एक्सिस को टच कर लेगा तो कोई भी रेक्टेंगल फॉर्म नहीं होगा। ऐसे केस में रेक्टेंगल की एरिया जीरो होगी। और जबकि ए एफ सी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जिसके लिए कंपलसरी है कि हर रेक्टेंगल की एरिया सेम होनी चाहिए। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए एफ सी कर्व एक्सिस को टच क्यों नहीं करता है? तो ए एफ सी इज डिराइव्ड फ्रॉम टी एफ सी एंड टी एफ सी कैन नॉट बी जीरो इवन जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। That's why AFC cannot be zero. It will always remain positive. And AFC curve will never touch axis. Average cost. It is the ratio between total cost and quantity of output. Average cost एक रेशियो है जिसमें टोटल कॉस्ट और आउटपुट की क्वांटिटी क्या रेशियो निकाला जाता है। इसको टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करके हम एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू टी सी बाई क्यू। एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो यू शेप्ड कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व एबीसी कर्व की तरह ही यू शेप कर्व होता है। इसके पीछे भी रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अप्लाई होना होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अप्लाई होने के कारण शुरू में कॉस्ट घटती है, जिसके कारण फर्स्ट पोर्शन जो होगा वो एसी का डिक्रीजिंग होता है और एक आइडियल फैक्टर रेशियो के अचीव होने के बाद कॉस्ट बढ़ने लगती है, जिसके कारण लेटर ऑन वाला पोर्शन जो होगा या सेकेंड हाफ वाला पोर्शन जो होता है वो एवरेज कॉस्ट का राइजिंग होता है, जिसके कारण ए एफ सी ए सी कर्व यू शेप कर्व होता है। ए सी इज सम ऑफ ए बी सी एंड ए एफ सी। दूसरा रिलेशनशिप ए सी और ए बी सी का यही है ए एफ सी का कि ए सी को ए बी सी और ए एफ सी से सम करके भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए एफ सी। एवरेज कॉस्ट कर्व को देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट से फोर्थ यूनिट तक एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है, तो जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है तब तक कॉस्ट डिक्रीज करती है और जब डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर शुरू होता है तब कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू करती है।
तो फर्स्ट से 4 यूनिट तक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है, जिसके कारण कॉस्ट डिक्रीज करती है। और फोर्थ से 7th यूनिट तक डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर होता है, यानी प्रोडक्शन फॉल करता है तो कॉस्ट बढ़ने लगती है, जिसके कारण एबीसी कर्व यू शेप्ड कर्व होता है। डिस्कस कर लेते हैं कि एसी, एबीसी और एएफसी में क्या रिलेशनशिप होता है। एसी, एबीसी और एएफसी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप यही है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम अप है। तो इसका मतलब एवरेज कॉस्ट अगर एबीसी और एएफसी का सम अप है तो वो हमेशा एबीसी से भी ज़्यादा होगी और एएफसी से भी ज़्यादा होगी। इस कारण से एसी कर्व हमेशा एबीसी कर्व के भी ऊपर लाई करता है और एएफसी कर्व के भी। तो एसी कर्व हमेशा एबीसी से ऊपर रहेगा और एएफसी के ऊपर भी रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि एसी और एबीसी के बीच की डिस्टेंस कॉन्टीन्यूसली घटती जाती है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एसी कर्व ब्लैक कलर से दिखाया गया है और रेड कलर से एबीसी कर्व। शुरू में एसी और एबीसी के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ाते जाते हैं, एसी और एबीसी की बीच की डिस्टेंस कॉन्टीन्यूसली रिड्यूस होती जाती है। लेकिन ये रिड्यूस होते होते क्या एक दूसरे को टच करेगी? तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि एसी और एबीसी के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो एएफसी है। तो एएफसी शुरू से घटता जाता है, इसके कारण एसी और एबीसी के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस घटती जाती है। लेकिन ये क्लियर है कि एएफसी जीरो नहीं हो सकता, इस वजह से एसी और एबीसी के बीच की डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। इस वजह से एसी और एबीसी कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो एसी और एबीसी के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करती है? एसी और एबीसी के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस एएफसी को रिप्रेजेंट करती है। एएफसी के घटने के कारण ही एसी और एबीसी के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कम होती जाती है। क्या एक दूसरे को ये टच करेंगे? तो ये एसी और एबीसी एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, क्योंकि एएफसी जीरो नहीं हो सकता।